को क्रॉस करवाया है, और क्रॉस करवाने के साथ साथ में एक खास बात ये भी है कि उसके बारे में कोई चर्चा तक भी नहीं है। हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुका है। ओबीसी को क्या संदेश देंगे? आप तो काम कर ही रहे हैं। ओबीसी के लोगों की आबादी ज़्यादा है। हम लोग देश भर में ओबीसी को इस मुद्दे पर जागृत करने का काम कर रहे हैं। 20-22 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। हर राज्य में स्टेट लेवल के कन्वेंशन, जैसे कि अभी यहाँ हो रहा है, कमिश्नरी लेवल के कन्वेंशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कन्वेंशन लिए जा रहे हैं। और 24 सितंबर को नेशनल कन्वेंशन नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ हम लेने का काम कर रहे हैं। तो देश भर में ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार चल रहा है। एक जागृत कर रहे हैं, जागृत करने के बाद उनको संगठन में ला रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, और संगठित करने के बाद फिर सड़कों पर उतर रहे हैं। 25 मई को भारत बंद किया था हम लोगों ने। आरएसएस के लोगों ने बड़ी कोशिश किया उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। हिजाब विवाद से लेकर, अजान विवाद से लेकर, और फिर काशी मथुरा विवाद तक, और फिर नूपुर शर्मा प्रकरण, ये जो सारा प्रकरण आया, ये हमारा 25 मई का भारत बंद का जो प्रभाव था उसको काउंटर करने का प्लान था। क्योंकि ओबीसी जागृत होता है तो उनकी समस्या बढ़ जाती है। 52% ओबीसी के समर्थन के बगैर आरएसएस इस देश में सरकार नहीं चला सकता, नहीं बना सकता। बात आपने एक बात बताई कि ओबीसी की जो आबादी है वो आधे भारत के बराबर है। मंडल भी कहता है कि ओबीसी की आबादी जो आधे भारत से भी ज़्यादा है, 52%। अब अगर ओबीसी के अंदर अगर आप लगातार जा रहे हैं और ओबीसी उभर करके सामने आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी को कितना काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि वो बता रहे हैं कि हम लोग ओबीसी हैं, ओबीसी का खा रहे हैं, ओबीसी बता करके। नहीं, केवल नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी तो उस सिस्टम के एक छोटे से पार्ट है। एक नरेंद्र मोदी जाएगा, दूसरा नरेंद्र मोदी आएगा। एक समय तो विनय कटियार हुआ करते थे, कल्याण सिंह हुआ करते थे, उमा भारती हुआ करती थी, प्रवीण तोगड़िया हुआ करते थे, रितंबरा हुआ करती थी, जब मंडल कमीशन का मामला चल रहा था। आज नरेंद्र मोदी को उन लोगों ने आगे किया है। मगर बेसिक बात क्या है कि जो 52% ओबीसी है उसके अंदर चेतना का अभाव है। अपने वर्ग के आधार पर, ओबीसी के आधार पर ओबीसी के अंदर चेतना का अभाव है। धार्मिक चेतना ज्यादा है। धार्मिक चेतना ज्यादा होने की वजह से उसका फायदा आरएसएस बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। अगर हम ओबीसी के अंदर वर्गीय चेतना पैदा कर दें, ओबीसी होने की चेतना पैदा कर दें, उसके हक अधिकार के बारे में उसको जागृत कर दें, तो जो ओबीसी उनको बैठा रहा है दिल्ली में, वो ओबीसी अपने गिनती करने वाले आदमी को भी बिठा लेगा और अपनी गिनती करवा लेगा। ये हो सकता है। एक खास बात अभी पिछले टाइम में आती है, और एक जैसे कि नेशनल कन्वेंशन था वामसेफ का, संघ का, उसके उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से उनको समर्थन दिया, क्या समझाएंगे आप ओबीसी को? देश में आर्टिकल 19 के तहत बोलना मौलिक अधिकार है। अब व्यक्ति की आज़ादी, सभा करना, सम्मेलन करना, संगठन चलाना, संगठन का प्रचार प्रसार करना, अखबार छापना, चैनल चलाना, ये सारा व्यक्ति की आज़ादी में आता है। अगर बिना हथियार के लोग सभा सम्मेलन कर रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसे रोकने की किसी के पास कोई पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी आर्टिकल 19 को रोकने का पावर नहीं है। तो आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार होने की वजह से मौलिक अधिकार खत्म करने का मतलब गुलामी थोपना है। हम गलत बोलते हैं, जिसको गलत लगता है वो पुलिस थाने में कंप्लेन करे, पुलिस इंक्वायरी करे, उसको गलत लगता है एफआईआर करे, जो सजा होती है वो सजा दे। मगर बोलने ही नहीं देंगे, ये कौन सा तरीका है? बोलने नहीं देंगे, ये कौन सा तरीका है? हम वो बोलने दो। बोलने के बाद तुमको लगता है कि हम संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। हम कब मना कर रहे हैं? वामसेफ के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के लोग बोल ही ना रहे हैं, किसी को और कुछ तो कर नहीं रहे। बोलने दो उनको। उनको लगता है अगर वो गलत बोलते हैं, आप कार्रवाई करो, आपको कौन रोक रहा है? आपको पता है ये लोग गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। और जो सही बोलते हैं वो समाज को समझ में आ जाएगा। समाज को समझ में आ जाएगा तो जिन गलत बातों का प्रचार करके समाज को गुमराह करके समाज का समर्थन
आरएसएस बीजेपी के लोगों ने लिया है वो समर्थन हट जाएगा समाज का, तो वो जो सरकार में है वो जमीन पर आ जाएंगे। उनको ये डर लगता है कि इनकी बातों का जवाब नहीं है, इनकी बातों का जवाब नहीं है, इसलिए पुलिस को आगे करके रोकने की कोशिश करते हैं। अगर वैचारिक रूप से वो हम लोगों की बातों का जवाब देने लायक होते, पुलिस को आगे नहीं करते, फिर वो हमसे जिसके पास वो कहता है बोलने नहीं देंगे। अगर आरएसएस बीजेपी के लोग ताकत का इस्तेमाल करके बोलने से रोकना चाहते हैं, व्यक्ति की आजादी को रोक रहे हैं, तो वो संविधान के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में है। और जो लोग संविधान और लोकतंत्र के विरोध में है उनको बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है? कल वामन मेश्राम को रोका, कल चौधरी विकास पटेल को रोकेंगे, परसों किसी और को रोकेंगे, नरसों किसी और को रोकेंगे, तो उनका मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा जो गलत काम कर रहे हैं, बल्कि उनको सबक सिखाया जाएगा। कानपुर में ये घटना दोबारा हुई तो उत्तर प्रदेश बंद किया हम लोगों ने, और अभी नागपुर में बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान के विरोध में हम लोग कोई काम करते नहीं है, और जो संविधान के विरोध में काम करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में। एक बात आपने कही थी जो कि जो राष्ट्रपिता जो फुले हैं, राष्ट्रपिता किशोरी को मान रहे हैं। राष्ट्रपिता फुले जो है वह एक विरासत है पूरे पूरे भारतवर्ष की, लेकिन ओबीसी के अंदर वह आज तक नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जैसा राष्ट्रपिता फुले कहते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे, ब्राह्मण राज कर लेंगे और ब्राह्मणों का राज आएगा, तो ज्योतिबा फुले ने रनाड़े को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग जो बकरी भी हाँकने का काम करते हो, पहले ऊंट पर बैठते हो फिर बकरियां हाँकने का काम करते हो, ऐसे तुम ब्राह्मण लोगों का राज आएगा अंग्रेजों के जाने के बाद, तो तुम हम जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे, मेरा यकीन मेरा विश्वास नहीं है। तो ब्राह्मणों का राज आ गया। अब ब्राह्मणों का राज आ गया तो ब्राह्मण लोग ज्योतिबा फुले को कैसे पढ़ाएंगे? ब्राह्मण को ये लगता है ज्योतिबा फुले तो बैकवर्ड क्लास के थे, हम तो बैकवर्ड क्लास के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने समर्थन में। अगर ज्योतिबा फुले बैकवर्डों को समझ में आ गए, छत्रपति साहू महाराज बैकवर्डों को समझ में आ गए, अंबेडकर को समझाने की जरूरत पड़ेगी? अपने आप ही अंबेडकर समझ में आ जाएंगे। और अगर अंबेडकर समझ में आ गए, फुले साहू अंबेडकर समझ में आ गए, फिर पिछड़ा वर्ग ब्राह्मणों का पिछड़कू बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको फूले साहू अंबेडकर का स्वाभिमानी आंदोलन समझ में आ जाएगा, तो अपनी स्वाभिमानी आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ेगा। संख्या में ज्यादा है, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में संख्या का ही तो महत्व है। हम अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ सकते हैं। और एससी एसटी माइनॉरिटी के जो हमारे साथी हैं वो पहले से जागृत है, वो कह रहे हैं आप अपनी तो लड़ो, हम तो आपके साथ खड़े। तो हमें हमारे लोगों को, अगर हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा किस काम में लगा, हमें हमारे लोगों को जागृत करना है। अगर हम अपने लोगों को, ओबीसी के लोगों को जागृत करते हैं जो ब्राह्मणों के झांसे में अज्ञानता की वजह से फंसे हुए हैं, उनको अगर हम लोग जानकार बनाते हैं तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में हो सकता है। एक खास बात आपके बैनर के अंदर देखने को मिलती है, और प्रतिनिधित्व के जो जनक हैं वह आपके पीछे है, और एक शानदार मतलब उनके माथे पर एक पगड़ी है। दो खास बात बताइए जो कि ओबीसी जानते नहीं है। जो साहू महाराज के बारे में, जी, साहू महाराज के बारे में सिलेबस में बहुत कम पढ़ाया गया है ही नहीं, और ना के बराबर है। मतलब हो सकता है महाराष्ट्र में उनका कार्यकाल रहा तो कुछ बातें महाराष्ट्र के सिलेबस में रखी गई हो, नहीं तो ऑल इंडिया के सिलेबस में साहू महाराज के बारे में कोई जानकारी, यहाँ तक भी जानकारी नहीं है कि साहू महाराज आरक्षण के जनक हैं। ये भी जानकारी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे छत्रपति साहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान था, ये भी जानकारी नहीं है। साहू महाराज की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को जो मदद मिली, तो मानगांव परिषद में साहू महाराज ने कहा शायद मैं ये दिन देखने समय ना रहूं जब अम्बेडकर पूरे देश के नेता हों। बाबा साहब ने कहा अगर साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साहू महाराज का रेफरेंस दे करके, साहू महाराज ने बहुत सारे काम किए, फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, छुआछूत के विरोध में कानून किया, महिलाओं को अधिकार, जो बातें हिंदू कोड बिल में बाबा साहब अम्बेडकर लाना चाहते थे वो बातें साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में। जब आप पढ़ेंगे सारी बातें तो आपको एक बात समझ में आएगी, जिन बातों के लिए ज्योतिबा फुले लड़ रहे थे
वो बातें साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, और जिन बातों को साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया वो बातें भारतीय संविधान में पूरी तरीके से लिखने की कोशिश करने का काम बाबा साहब ने किया, और जहां तक वो कर पाए वहां तक उन्होंने उसको भारतीय संविधान में लिखकर पूरे देश में लागू करने का काम किया। तो इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका छत्रपति साहू महाराज की है। बहुत सारे काम उन्होंने अपने समय में किए, वो लेकिन उनके बारे में जागृति नहीं है लोगों की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण की चर्चा है हर तरफ, आरक्षण के जनक की कोई चर्चा नहीं है। स्मृति के 100 साल हो रहे हैं, 2022 100 साल है उनके जाने के, कम से कम 100 साल के मौके पर चर्चा होनी चाहिए। तो 100 साल के मौके पर इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस विषय को चर्चा पर लिया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे